बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ और भी जो सहयोगी दल है एनडीए और इंडिया गठबंधन एक तरफ है, दूसरी तरफ आप लोगों के विरोध में। आपको क्या लगता है कि बिहार में आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन को टक्कर दे पाएगी? आपका गठबंधन इतना मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी 2015 विधानसभा चुनाव का जो परिणाम रहा उससे अधिक मजबूत स्थिति में गई है? हालांकि आप इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इंडिया गठबंधन जो है ना, केवल कुर्सी का गठबंधन है। न इसको आम आवाम से कोई मतलब है, न तरक्की विकास से मतलब है, न रोजी रोजगार से मतलब है, न अमन चैन शांति से मतलब है। इस सब का एक ही लक्ष्य है, चाहे वो आदरणीय नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या फिर दूसरे लोग हों, इन सबों का एक ही लक्ष्य है कि कैसे प्रधानमंत्री का कुर्सी हम कब्जा करें। और मैं बहुत क्लियर कट आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा जादुई व्यक्ति रहेगा, उस व्यक्ति का विकल्प नहीं बनेगा, कोई भी आदमी नहीं बन सकता। और 2024 का जो चुनाव है, हम बिहार की तो बात, बिहार में तो 40 का 40 सीट जीतेंगे, लेकिन पूरे देश के अंदर में 400 से ऊपर सीट ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीतेगा। और 2024 में फुल मेजॉरिटी का सरकार फिर से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगा। साहब, आज़ादी का ये इतने लंबे समय के बाद पहली बार ये भारत दुनिया के सामने बादशाह के रूप में आज खड़ा है। ये किसका देन है? ये नरेंद्र मोदी का देन। नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है जिसने समाज के सभी वर्गों के लिए सोचता है, सभी वर्गों के लिए करता है, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी तबका हो, सब के लिए करता है। आज तक पूरे दुनिया में, खासकर जो पाकिस्तान आपका बगल का देश है, वहाँ 2 किलो आटा के लिए गोली चल रहा है। और जब से हमारे देश में महामारी हुआ, कोरोना हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों का सुधि लेते हुए, खासकर समाज के मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों का सुधि लेते हुए उन्होंने जो किया, मुफ्त में अनाज, आज भी बिहार के करोड़ों लोगों के बीच में मुफ्त अनाज का सुविधा देकर उनका भोजन का व्यवस्था भारत सरकार ने किया हुआ है। और बिहार में केवल अपराध, गुंडागर्दी, अपहरण, गिरता हुआ विधि व्यवस्था, यही बिहार का उपलब्धि और यही सरकार की उपलब्धि है। साहब, जो स्थितियां बनते जा रही हैं, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू जी का गठबंधन हुआ है, मुझे तो लगता है कि ये सब लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुला हुआ है। ये दोनों गठबंधन वाला ये सरकार लोकतंत्र को समाप्त करने में जुटा हो। क्या हो रहा है बिहार में? रोजी रोजगार समाप्त, अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, किस व्यक्ति का कब कौन हत्या कर देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। सरेआम गुंडा गोली फायरिंग कर रहा है। पूरा व्यवस्था गुंडों के हाथ में चला गया है बिहार का। और हम जिस इलाके से आते हैं वहाँ तो बिल्कुल छूट है अपराधियों को। हिम्मत है प्रशासन का कि अपराधी पर नियंत्रण कर ले, जिसको जब जो चाहता है मार देता है। तो इसलिए आम लोग, गांव के लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, सबके दिमाग में एक ही है कि नरेंद्र मोदी रहेगा, फिर भारत दुनिया में हमारा नाम करेगा। अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, फिर हमारे भारत पर जो बाह्य शक्ति है, जो अपने को सुपर पावर मानता है, जो पहले इस देश को दबाने में लगा रहता था, वो सारा शक्ति चढ़ेगा और फिर मेरा भारत कमज़ोर होगा। इसलिए हमारे सामने नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 2024 तो जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2025 में भी बिहार में मेजॉरिटी का सरकार बनाएगी। और नीतीश जी तो साफ ही हो गए और लालू जी का भी अता पता नहीं रहेगा। चूँकि आपने मुजफ्फरपुर का जिक्र किया, तो ये एक आजकल मुजफ्फरपुर में एक बात चल रही है। और बात ये चल रही है कि चूँकि अगर उत्तर बिहार के 18-20 जिलों की बात करें, तो 18-20 जिलों में भूमिहार सांसद, मैं उत्तर बिहार की, मैं पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, एक भी भूमिहार सांसद नहीं है। तो
संभवतः भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे 2024 में क्या अजीत कुमार वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर बिहार में एक एमपी बेगूसराय से आदरणीय गिरिराज जी हैं। ये बात आपने सही कहा कि 12 से 14 लोकसभा क्षेत्र में जिस समाज से हम आते हैं उस समाज का निर्णायक मतदाता हैं, और प्रारंभ के दिनों से 75 से 80% हमारे समाज के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास आस्था रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर, और वोटर ही नहीं है बल्कि वोट के समय अपने संस्कार, अपने बुद्धि विवेक, अपने सामर्थ्य के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के लिए सीना लगाकर मतदान भी कराते हैं हमारे समाज के लोग। ये इतिहास है हमारे समाज का। जहाँ तक आपने हमसे सवाल किया, देखिए हम एक पॉलिटिकल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही भी हैं। मेरा आस्था, घोर आस्था नरेंद्र मोदी के प्रति, चूँकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इस हिंदुस्तान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, साहब इसका जोर नहीं, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और यह पार्टी अनुशासित पार्टी है। किसके दिल में नहीं होता है कि हम चुनाव लड़ें, सांसद बने, एमएलए बने, मंत्री बने, किसके दिल में नहीं होता है। लेकिन जब पार्टी के अनुशासित सिपाही अगर किसी पार्टी में है तो उसको यह अधिकार नहीं है कि वो दावा करे कि हम फलना जगह से चुनाव लड़ेंगे। हम दरखास्त जरूर करेंगे, लेकिन निर्णय हमारे पार्टी का जो सर्वोच्च नेता हैं, जो आला कमान हैं, उनके द्वारा जो निर्णय होगा उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और हम एक बात आपको बता देते हैं, मुजफ्फरपुर वैशाली तो मुजफ्फरपुर वैशाली, उस इलाके का 8 से 10 सीट अजीत कुमार के लिए प्रतिष्ठा का सीट है। हम 8 से 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी मार्जिन वोट लेकर कैसे जीते, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। और मैं दावा करता हूं कि उस इलाके का जो भी, चाहे वो वैशाली का सीट हो, मुजफ्फरपुर का सीट हो, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी का सीट हो, शिवहर, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा का सीट हो, महाराजगंज का सीट हो, हमारा जो एक सामाजिक संगठन है, हम सारे सीट पर काम कर रहे हैं। और हमारा संकल्प है कि नरेंद्र मोदी के इन सारे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को भारी मत से जिताना हमारा संकल्प है। चूँकि आपने बहुत बेबाकी से बाकी मुद्दों पे बात रखी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, और सवाल अपराध को लेकर के है। मुजफ्फरपुर में आए दिन मतलब जैसे ही 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीतता है, मतलब एक सामान्य तौर पे जो घटना होती है, कुछ ना कुछ एक हाई प्रोफाइल क्राइम हो जाता है। रिसेंटली अभी आशुतोष शाही का उनके वकील के घर पे उनकी हत्या कर दी गई। इससे पहले भी कई केस ऐसे ही हाई प्रोफाइल केस हो चुका है। क्यों मुजफ्फरपुर ऐसा लग रहा है कि किसी ज़माने में जो बिहार की औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी, आज के डेट में आपराधिक राजधानी हो गई है, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात आपने सही कहा। आए दिन मुजफ्फरपुर में बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, चाहे वो समीर कुमार का हत्या हो गया हो, आशुतोष शाही का हत्या हो, चाहे अन्य कई लोगों का हत्या हुआ है। ये बहुत ही दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस हत्या से पूरे उत्तर बिहार में दहशत और भय का माहौल आज भी बना हुआ है, जबकि घटना का 1.5 महीना के आसपास हो गया, आज भी दहशत का माहौल है। इसके पीछे आंतरिक जो भी कारण हो, लेकिन हमारा मानना है कि राज्य सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। और 2005 से 2010 तक बिहार सरकार का जो संकल्प था अपराध के खिलाफ, निश्चित रूप से
आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी बिल में घुस गए थे, बहुत अपराध का ग्राफ बहुत गिर गया था। लेकिन आज के दिन में बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी ऊपर बढ़ गया और मुजफ्फरपुर एक अहम सेंटर बन गया। सरकार का इकबाल समाप्त है बिहार में। अपराधी अपराध करके निकल जाते हैं और कोई पुलिस वाला बाल बांका नहीं कर पाता। डीजीपी भट्टी साहब बिहार में जब पदभार ग्रहण किए तो बिहार के शांति प्रिय सभी लोगों के मन में एक बड़ा विश्वास जगा था, पैदा हुआ था कि भट्टी साहब आए हैं, निश्चित रूप से अमन चैन शांति होगा। और मैं ये भी स्पष्ट कहूँ कि भट्टी साहब एक ईमानदार डीजीपी बिहार को मिले हैं, काफ़ी ईमानदार व्यक्ति, एंटी क्रिमिनल। लेकिन अब तो सत्ता संरक्षित अपराध होना शुरू हो गया है। जब सत्ता संरक्षित अपराध होगा तो चाहे अधिकारी कितना भी ईमानदार हो, कितने भी एंटी क्रिमिनल हो, लेकिन सबके बाद उसको अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपने बाल बच्चा के याद आ जाता है। और आज पूरे बिहार में अपराधी फ्री हो गया, कहीं कोई रोक टोक नहीं। इसलिए ये अहम सवाल जरूर आपने कहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ही अभी मुझे याद आ गया कि एक घटना घटित हुई है। एक महिला का महिला या बच्ची थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काट कर खेत में फेंक दिया गया। देखिए, ये तो पर डे वहाँ हो रहा है। ये आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं। मैं तो आपको कहता हूँ कि सुबह सो के उठिए, अखबार के पन्नों में और पोर्टल और फिर फेसबुक न्यूज़ में सबसे पहले हम लोग जैसे ही खोलते हैं 2 लाश मिलने की सूचना अक्सर हम लोगों को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक घटना पर चर्चा करना मुजफ्फरपुर के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, ये बेईमानी हो जाएगा। वहाँ तो अपराधी बेलगाम हो गए हैं, खुला छूट है अपराधी को, जिसको जब जहाँ चाहे मार दे। और बिहार में लोग भी अब काफ़ी परेशान दिखते हैं। एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि मैं 73 वर्ष का हो गया, मुझे अब आगे क्या है। तो इस तरह के वक्तव्यों से सब जो गलत करने वाले हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है, और जो सही करने वाले हैं वो देखते हैं कि साहब जब सरकार ही सरेंडर कर रही है तो आखिर कैसे व्यवस्था चलेगा। और कुल मिलाकर बिहार की स्थिति काफ़ी अपराध के मामले में, विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर मामले में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अब स्थिति तो ये हो गया है कि राजभवन एक यूनिवर्सिटी जो बिहार का है, एक स्वावलंबी स्वायत्त संस्था, और इस संस्थानों पर भी सरकार का हमला शुरू हो गया। कुलपति का नियुक्ति 5-6 यूनिवर्सिटी में होना था। महामहिम राज्यपाल महोदय का विशेषाधिकार है कुलपति का नियुक्त करना, वो चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का। और यही के पाठक सुर्खी में बने रहने वाला अधिकारी पैरेलल वीसी का अपॉइंटमेंट का वैकेंसी कर दिया। जब नीतीश जी को लगा कि साहब अब स्थिति गड़बड़ाएगा, तो जाके गवर्नर साहब से बात करके और फिर सरकार अपना निर्णय विड्रॉ किया। तो बिहार बिल्कुल अनियंत्रित हो गया है और सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है। भगवान भरोसे पूरी व्यवस्था चल रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो देखिए, ये थे बिहार सरकार के में रहे पूर्व मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, मुजफ्फरपुर से हैं, और मुजफ्फरपुर पे उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखी है। विशेष तौर पे कई सारी मुद्दे हैं, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, और चुनाव लड़ेंगे कि नहीं ये भी उन्होंने कहा है। तो ये विशेष पेशकश थी हमारी। आशुतोष झा, बिहार माइक, दिल्ली।